Hello everyone, welcome to this session. And in this session, we are going to discuss environment and agricultural questions of UPSC prelims 2022. So we'll try and analyze कि ये exactly क्या क्या questions रहे, उनके answers क्या रहे, कहाँ से ये questions आए थे और एक overall trend क्या होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं. तो चलते हैं देखते हैं सबसे पहली स्लाइड में क्या है. वी हैव ईयर वाइज क्वेश्चन ट्रेंड. इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आप देख सकते हैं कि देर इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि हर साल पूछे गए हैं हर एक सब्जेक्ट से. आप देखिएगा. अगर आप 2022 का क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ पर सामने आएगा कि 2022 में एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर्स जो आपका क्वेश्चन पेपर रहा ये काफ़ी बैलेंस्ड रहा. ठीक है, बैलेंस्ड इन व्हाट सेंस. हम यहाँ पर जो बैलेंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, उस मामले में हम लोग बैलेंस की बात कर रहे हैं. सो यू कैन वेरी वेल सी कि सारे ही सब्जेक्ट से लगभग काफ़ी ठीक ठाक कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी वजह से ये जो पूरा पेपर होगा एक काफ़ी बैलेंस्ड पेपर होगा. तो मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो मे बी दैट वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू. ठीक है, तो ये तो रहा एक एनालिसिस, एक रफ एनालिसिस की हम लोग बात करेंगे. बाकी फिर डिटेल जो एनालिसिस होगा वो आने वाले स्लाइड्स में करेंगे ही. एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट से इस बार आए थे 20 क्वेश्चन और यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर भी. जियोग्राफी का जो होगा वो थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करेंगे. फाइन. तो कुल मिला के लगभग 30 के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और जियोग्राफी के. देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया था मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस के बारे में. काफी कॉमन टाइप का सवाल है, कई बार इस प्रकार के सवाल आपने देखे होंगे. दिस पर्टिकुलर इशू न्यूज में भी होता है. तो क्रॉप के बारे में पूछा गया है, कौन सा क्रॉप एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का. तो राइस के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि राइस या पैडी फील्ड जिसको आप कहेंगे, पैडी फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीथेन, रादर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन. बट रिसेंट अगर कुछ आर्टिकल्स आप देखें, जैसे कि मैं आपके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आर्टिकल पिन कर दूंगा उसके सोर्स के साथ, जहां पर आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पैडी फील्ड्स है, पैडी फील्ड में किसी एक प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं. तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा. अब एग्जाम हॉल में मे बी आपको मीथेन का एक हंच आया होगा कि हाँ मीथेन इज अ करेक्ट आंसर और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में डाउट होगा. बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा गेस करके राइस के साथ जा सकते थे. बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की. अगेन एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव टॉपिक से यह सवाल पूछा गया है, दैट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. अगर आप कभी कुरुक्षेत्र पढ़े या बाकी कोई भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़े तो उसमें कई बार आपको ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का जो इशू है वो दिखाई देगा. और यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है जिसमें हम लोग वेटिंग और ड्राइंग करते हैं ऑल्टरनेटली, तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे. तो यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि इट रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. तो ये तीनों ही आपके इम्पैक्ट्स होंगे. इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विकासपीडिया का काफी अच्छा आर्टिकल है, तो वहां पर सारी डिटेल्स दी गई है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो था ये भी आपने सही करना था. उम्मीद यही है कि आप सभी ने सही किया होगा. ये जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का क्वेश्चन था इसमें भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी. अगर आपकी तैयारी काफी अच्छी थी तो डिफाइनेटली आपने ये क्वेश्चन जो है सही किया होगा. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. यहां पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट. ऑप्शन दिए गए हैं लेक विक्टोरिया, फैग्युबिन, अग्युटा और वोल्टा. तो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब ये कैसा सवाल था तो हार्डली ही किसी ने पढ़ा होगा. हालांकि ये जो लेक है, लेक फैग्युबिन, ये न्यूज़ में भी रहा है उसके ड्राइंग को लेकर, बट इतना ज़्यादा न्यूज़ में भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. एटलीस्ट हमारे करंट अफेयर्स में इतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. बट स्टिल अगर आपको पता था करंट अफेयर्स के माध्यम से तो सही है. अगर नहीं भी पता था तो इसमें कोई भी आप गेस वर्क नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन कि जिसमें आप गेस वर्क करें. तो अगर आपको पता है तो सही होगा, नहीं पता होगा तो आपको स्किप ही करना था. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की. यहाँ पर ये काफी आसान सा सवाल है. ऐसे जो मेन करंट या कंटेम्प्रेरी इशू से आप इस सवाल को देख सकते हैं. अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आपको भली भांति इसका आंसर आ गया होगा. लेकिन दिक्कत ये थी इस सवाल के साथ कि ये थोड़ा सा डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछना है कि एग्जैक्टली क्या है. जनरली काफी ऊपर ऊपर आपके सवाल होते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या है. तो यहाँ पर एग्जैक्टली पूछा गया है कि ये
क्या उसका डिटेल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है। इट इज नाइदर एसोसिएटेड विद आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी का भी कोई रोल नहीं है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगेन करंट अफेयर्स आपकी अच्छी होगी तो भी जाकर आपको इसका जवाब मिलेगा। देन देर इज वन मोर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है मे बी आपको पढ़ते पढ़ते इसको 5 मिनट लग जाए। मैंने भी आंसर इसके निकालने की कोशिश करी है, बट इसका कोई एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं पता चलेगा आपको। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्किप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फाइन, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्योंकि वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। जो क्लाइमेट ग्रुप के बारे में इंटरनेट पर आर्टिकल्स दिए गए हैं और एग्जैक्टली वर्ड्स जो यहाँ पर यूज करे गए हैं उसको लेकर एक कंफ्यूजन है। तो इसीलिए फॉर नाउ वी विल स्किप, विल ट्राई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम और देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या निकल कर आता है। बात करते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। रेन फॉरेस्ट और वेटलैंड की एक एनालॉजी आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर रेन फॉरेस्ट आपके अर्थ के लंग्स है तो वेटलैंड्स को हम लोग किडनी कहते हैं, और किडनी क्यों कहते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकुलेशन एंड इवेपोरेशन, करेक्ट। तो वेटलैंड्स ये वर्क परफॉर्म करते हैं, बट आपको ये भी देखना होगा कि क्या ये वेटलैंड को एज अ किडनी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सारे ही क्वेश्चंस क्या क्या ऑप्शंस होंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर होगी अल्गी फ्रॉम न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। तो ये भी चीज़ आप बड़ी अबंडेंटली देखेंगे वेटलैंड में। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलेशन, ये भी रोल होता है वेटलैंड का। बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं दे आर नोन फॉर हेवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। और अगर आप किडनी का रोल देखें ह्यूमन बॉडी में, किडनी भी एक प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो ये जो प्यूरिफिकेशन का काम है वेटलैंड्स में एक्वेटिक प्लांट्स द्वारा कई बार करा जाता है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप रोल की बात करें तो ये ए बी सी तीनों ही रोल्स वेटलैंड्स परफॉर्म करते हैं, बट दे आर, उसमें आप किडनी की एनालॉजी नहीं दे सकते। बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO's एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो WHO की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से पोल्यूशन का लेवल क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन ये है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस जो है WHO की 2005 की है, और एक नई गाइडलाइंस आई है जो कहती है WHO की ये रिकमेंडेशंस है 2021 में। तो ये हम लोग जो रीड करेंगे WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन, वी आर गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन एज पर 2021 गाइडलाइंस, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो सारे ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 and 4 इज द ओनली करेक्ट आंसर। नाउ पहले की ये मैं लिंक छोड़ दूंगा, एग्जैक्टली आप डेटा देख लीजिएगा, वो टेबल से ही मैच करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आप देखेंगे, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लेमेंट वेदर। ना व्हाट इज इनक्लेमेंट वेदर? जनरली आपका जो कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड होगा या स्टॉर्मी वेदर होगा, रेनी वेदर होगा, उसको आप इनक्लेमेंट वेदर कहेंगे। और अगर आप ओजोन का प्रोडक्शन देखें, सरफेस लेवल, यहाँ पर जो ओजोन की बात करी जा रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओजोन जो सरफेस लेवल पर प्रोड्यूस होता है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए हमेशा सनलाइट होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, पोल्यूटेंट्स होने चाहिए लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, और इस प्रकार की कंडीशंस आपको जनरली इंक्लेमेंट वेदर में नहीं दिखाई देगी। तो समर की जो कंडीशंस होती है वहां पर ओजोन की पॉल्यूशन काफी अच्छे से होती है। सो दिस विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर दी ब्लड स्ट्रीम, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। PM10 जो होता है थोड़ा सा कोर्सर पार्टिकल होता है, तो वो इतनी इजीली आपके लंग्स में एंटर नहीं करता। एंड ऑप्शन 4 इज एक्सेसिव ओजोन इन दी एयर कैन ट्रिगर एस्थमा। जनरली कई सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो तो एस्थमा की कंडीशंस बना ही देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 4। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अगर आप एक रैंडम न्यूज स्क्रॉल करने का आपको बड़ा शौक है, तब आप इसको सही कर सकते हैं। ये आपकी करंट अफेयर्स पे काफी अच्छी पकड़ है, तभी आप इसको सही करते हैं। पूछा गया है कि ये जो गुची टर्म है ये कई बार न्यूज में होती है, तो वो एग्जैक्टली क्या है।
अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गुची होते क्या है। सो दीज आर नथिंग बट मशरूम्स, एक मशरूम की वैरायटी होती है, ठीक है। बड़े ही एक्सपेंसिव मशरूम्स होते हैं, आपने भी सुना होगा, किसी पर्सनालिटी के साथ इसको रिलेट करके भी आप इसको ध्यान में रख सकते थे। बात करें कि ये क्या क्या स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगे, तो पहला स्टेटमेंट है इट इज अ फंगस। सो एनी मशरूम बेसिकली इज अ फंगस। सो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट जो है इट इज करेक्ट। तो ये मशरूम जो है गुची, इट इज अ फंगस। इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट एरिया, येस इट इज फाउंड इन वाइल्ड एरियाज ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट, तो वहां पर ये कलेक्ट करे जाते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी तक अगर आप देखें कि ये जो गुची मशरूम है इट इज ओनली फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज, अभी तक इसका कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं आपको दिखाई देगा। एंड दैट इज वाई यू विल हैव ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। बात करते हैं with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट है इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वुल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट है, कंटेनर्स मेड विथ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। तीसरा स्टेटमेंट है बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। और चौथा स्टेटमेंट है आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो इसमें से देखिएगा पहला जो स्टेटमेंट है, जनरली ये आपको दिखाई देगा कि किन्हीं किन्हीं जगहों पर ये वूल और कॉटन के साथ पेट फाइबर्स जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड करे जाते हैं, बट दैट इज अगेन बहुत रेयर कंडीशंस है, कोई बहुत वाइड स्प्रेड आपको यूज इसका नहीं दिखाई देगा। तो ये वाली स्टेटमेंट पहली जो है वो इनकरेक्ट है। देन कम्स द सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए अगर आप टी टोटलर है तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता होगा कि ये कंटेनर जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए भी यूज करे जा सकते हैं, लेकिन एक 2-3 साल पहले की बात है, रादर 2017 या 2018 की एक न्यूज थी जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो पेट यूज किया जाता था अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए या अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या बॉटल करने के लिए, उस पर बैन लगाया था। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन अगर आपने हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले इसकी तैयारी करी हो तो बहुत कम आपको इसमें जानकारी होगी। तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस दे यूज टू बी ट्रांसपोर्टेड और बॉटल्ड इन पेट। देन ये बॉटल्स रिसाइकल होती है, भली भांति आप जानते होंगे कि ये बॉटल्स जो है रिसाइकल करी ही जा सकती है। और मान लीजिए आपने इसको इंसिनरेट कर दिया या जला दिया तो इसमें से कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा या ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं होगी, तो ये सरासर गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। कॉमन सेंस का मुद्दा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। अब देखिए स्पीशीज के बारे में पहली बार यूपीएससी ने एक ठीक ठाक सवाल पूछा है कि अगर आपको एक बेसिक या फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स हो इंडिया में पाई जाने वाली स्पीशीज की, मे बी आपको बहुत सारे नाम याद नहीं होंगे लेकिन एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो उस केस में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। फाइन, सो इफ यू नो सम करंट अफेयर्स, एक महसीर या डेक्कन महसीर न्यूज में थी, ठीक है, इट मे बी इन द मंथ ऑफ जून और एनीथिंग, और वहां से अगर आप इसको कनेक्ट करें वहां पर भी आप उसकी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। डेक्कन महसीर के साथ साथ हम लोग गोल्डन महसीर की भी बात करते हैं कि ये जो गोल्डन महसीर है, गोल्डन महसीर इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। इसके पहले भी महसीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, तो वहां से भी अगर आप पीवाईक्यूज काफी अच्छे से आपने करे होंगे तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो मोर और लेस ये एक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप उसको कह सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट अ बर्ड, इट इज अ स्पीशी ऑफ फिश। नाउ अगेन बेसिक सा क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। पहला है अल्फा अल्फा, दूसरा है एमेरैंथ, तीसरा है चिकपी, क्लोवर, कुल्फा और स्पिनेच। तो इनमें से कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है ये पूछा गया था। तो इसमें से अगर आप नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट देखिए, अगेन बेसिक एग्रीकल्चर काफी अच्छे से आपको इसमें करना था। अल्फा अल्फा, चिकपी और क्लोवर ये बड़े ही जाने माने नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए
इज द करेक्ट आंसर। इनको छोड़कर बाकी कोई भी, अमेरैंथ की बात करें या कुल्फा की बात करें, स्पिनच की बात करें, दे आर नॉट नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। देन देयर इज बायोरॉक टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स में बहुत बार न्यूज में रहा है, और क्योंकि ये करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है तो आपकी मतलब उम्मीद ही थी कि आप इसमें काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल्स के लिए ये जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है ये यूज करी जाती थी। बात करते हैं मियावाकी मेथड की। अब ये बड़ा सा बाउंसर हो जाएगा कई लोगों के लिए कि ये मियावाकी मेथड एग्जैक्टली क्या है, बट मे बी आपने फॉरेस्ट के लिए कभी प्रिपेयर किया होगा तो उसमें से आप जान सकते हैं, या एग्रीकल्चर आपने अटेम्प्ट करा होगा अच्छे से पढ़ने के लिए, तब भी आप मियावाकी मेथड जो है वो जानते हैं। तो मियावाकी मेथड जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट। इसको जापानीज टेक्निक ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अगर आप देखिए आपकी सिटीज़ में कहीं ना कहीं एक जापानीज गार्डन की कॉन्सेप्ट होगी कहीं ना कहीं, तो वो जो जापानीज गार्डन है इट इज़ नथिंग बट अ मियावाकी मेथड से क्रिएट किया गया जो गार्डन होता है उसे हम जापानीज गार्डन कहते हैं, और ये जो टेक्निक है दैट इज अ मियावाकी मेथड। बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, अगेन आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी के इश्यूज में इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना होता है कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस है। तो ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इट हैज बीन क्रिएटेड विथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। बात करें अब ये क्वेश्चन जो है आप एग्रीकल्चर में इसको रख सकते हैं, जियोग्राफी में भी रख सकते हैं और इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, तो यू कैन लाइक चूज एनीथिंग फॉर इट, बट मैंने कोशिश करी है कि इसको मैं एग्रीकल्चर के साथ क्लब करूं। सो यहाँ पर पूछा गया है विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। टी एक्ट है 1953 का, उससे ये प्रोविजन जो है टी बोर्ड्स के, रादर टी बोर्ड की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, बट यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं टी बोर्ड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये एक हो सकता है कि आप मिसलीड हो जाए इस स्टेटमेंट में, बट टी बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते होंगे कि ये जो आपकी टी की प्रोडक्शन होती है उसकी प्रमोशन के लिए जनरली टी बोर्ड बड़ा काम करता है, तो ये जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है उसके अंडर टी बोर्ड आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Then the tea board's head office is situated in Bangalore. Now just imagine कि ये टी बोर्ड का मामला है, टी गार्डनिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये बैंगलोर साइड में तो होती नहीं है, साउथ इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो व्हाट अल्टीमेटली वी हैव, इसका बैंगलोर आंसर नहीं है, इट इज़ इन कोलकाता, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 4, इसके ऑफिसेज जो है दुबई और मॉस्को, देयर आर दिस ऑफिसेज, तो दैट इज करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें ग्रीन वॉशिंग टेक्निक की, तो यहाँ पर कई सारी स्टेटमेंट्स है, आई विल नॉट बी रीडिंग ऑल दो स्टेटमेंट्स। सो ग्रीन वॉशिंग किसको कहा जाता है, इट इज नथिंग बट कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। जब कंपनीज इस प्रकार की कोई टेक्निक्स यूज करती हैं तो उसे हम ग्रीन वॉशिंग टेक्निक कहेंगे। बात करें एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा जीके टाइप क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। पूछा गया है कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। तो लार्जेस्ट सोलर पार्क की अगर आप बात करें, ठीक है, इट इज नॉट इन गुजरात, इट इज इन राजस्थान। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इंडिया में है। देन केरला हैज द फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज फुली सोलर पावर्ड। एंड थर्ड स्टेटमेंट है गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दूसरा स्टेटमेंट ही इसमें सही होगा। सो ऑप्शन बी 2 इज द करेक्ट आंसर। बात करें विथ रेफरेंस टू द इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू आपको दिखाई देगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको यहाँ पर आपको फाइन लाइंस में रीड करना है, ठीक है। सो फॉर नाउ इट इज रियली नॉट पॉसिबल कि इसका कोई एक आंसर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, पहला जो स्टेटमेंट है वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा क्लियर क्लॉज आपको नहीं दिखाई देगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे।
सो फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई एनी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि अगेन वो डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसमें मतलब नहीं है, ठीक है। विल स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। अब ये किसी को नहीं पता, दिस वाज लाइक कभी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और पता रहने का कोई कारण भी नहीं है। तो अगर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी तो मोर और लेस प्रोबेबिलिटी यही है कि आप इसका गलत जवाब देंगे। तो उम्मीद यही थी कि आप इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करें। यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करें तो इट इज एंट आर नोन फॉर फंगस कल्टीवेशन। तो एक 2011 का आर्टिकल आपको दिखाई देगा फ्रंट लाइन में, ठीक है, मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें देखिएगा कि उसमें वहां पर बड़े डिटेल में डिस्कशन करा गया है कि किस प्रकार से ये फंगस का कल्टीवेशन जो है उसका एक कल्चर होता है। एंड या कई सारे और इंसेक्ट्स की बात करी गई है जो इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लास्टली वेरी इजी क्वेश्चन, एसिड रेन के बारे में पूछा गया है। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। तो यहाँ पर जो आपकी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप आइडेंटिफाई कर ले, वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अनदर इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही आपका एक आंसर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन बी 2 and 4। तो दीज आर दी क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं इसके आगे जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस है, देखते हैं कि जियोग्राफी से क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं और क्या क्या उसके आंसर्स होंगे। सो लेट अस सी जियोग्राफी सेक्शन अगेन। हियर यू कैन सी वही वाला चार्ट है, ईयर वाइज क्वेश्चन ट्रेंड क्या क्या होंगे। जियोग्राफी के क्वेश्चंस हालांकि इस साल ठीक ठाक आए थे। अब यहाँ पर ये भी होगा कि आप कहेंगे कि कुछ एक आईआर के क्वेश्चंस है, कुछ एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी के, बट मैंने जो जहाँ जहाँ मैपिंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था या मैप बेस्ड मैप मेमोरी की यूज हो सकती थी, उन सारे ही क्वेश्चंस को जियोग्राफी में रखने की कोशिश करी है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। गंडीकोटा कैनियन सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अब ये अगेन मोस्टली हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, बट आपको रिवर्स जो है, और स्पेसिफिकली देखिएगा किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के मोस्टली आपको जो रिवर्स पूछी जाती है, ये रिवर्स साउथ इंडिया से ज्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ से एक और क्लू बनता है अगली एग्जाम के लिए कि साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स है वो सारी अच्छे से करें। तो ये जो गंडीकोटा कैनियन सिस्टम है ये आपको पेनार रिवर में दिखाई देती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये एक इजी क्वेश्चन है, पीक और माउंटेन्स के बारे में पूछा गया। नामचा बारवा, नंदा देवी, नोकरेक, और माउंटेन दिए गए हैं गढ़वाल, कुमाऊन, सिक्किम। तो यहां पर अगर आप देखें नामचा बारवा ये इनकरेक्ट है, इट इज नॉट इन गढ़वाल हिमालय, आपको कहीं अरुणाचल में जाना होगा। नंदा देवी की बात करें तो हाँ ये कुमाऊन में आपको दिखाई देगा। नोकरेक की बात करें, नोकरेक इज इन नॉट सिक्किम हिमालय, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज दी करेक्ट आंसर हियर। बात करें लेवांत की, अगेन ये एक लेगेसी करंट अफेयर्स इसको आप कह सकते हैं। लेगेसी करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि पिछले 5, 6, 8 सालों के जो करंट अफेयर्स के इश्यूज कंटिन्यूसली न्यूज में रहे हैं, उसमें से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है लेवांत का वो बनता है। अब 2015 या 2014 जब सीरिया का मामला चल रहा था, ISIS जिसको आप आज ISIS के नाम से जानते हैं, ये एक जमाने में कहा जाता था ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ लेवांत इसको कहा जाता था, ठीक है। सो लेवांत जो टर्म है, लेवांत टर्म यूज करी जाती है जो आपका रीजन है अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, उस सारे ही रीजन को लेवांत कहा जाता था। तो वहीं पे आप फिर ये ISIL जो है वो एक देख सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान। मैप अगर आपके सही है, मैपिंग की आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस करी है, तब भी आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में है अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ऑब्वियस सी बात है, अफगानिस्तान की बॉर्डर पर कौन कौन होगा ये याद रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उस अप्रोच से इसको अटेम्प्ट करने जाइएगा तो वो आपसे होने से रहा। यहाँ पर एक काफी अच्छा क्लू दिया गया है, अगर आपकी वर्ल्ड की मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और अजरबैजान जो है, अजरबैजान हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम, तो उसका आपने मैप देखा ही देखा होगा। यहाँ पर मान लीजिए कैस्पियन सी है एंड हियर यू हैव अजरबैजान, राइट। तो अजरबैजान इट एक्चुअली डज नॉट बॉर्डर अफगानिस्तान, तो पहला तो आपका आंसर ही नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक
बहुत समय बाद आपको यहाँ पर यूज में आई होगी। वैसे तो इस पेपर में आज एलिमिनेशन टेक्निक कोई बहुत ज़्यादा यूज में नहीं थी, ठीक है। तो अफगानिस्तान की बॉर्डर में अजरबैजान नहीं है, बाकी में भी आपको पता है नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। 3, 4 एंड 5 ये आपको अफगानिस्तान बॉर्डर करते हुए दिखाई देंगे। बात करें विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Monazite sand is a source of rare earths. Monazite contains thorium. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. And in India, government bodies only can process or export monazite. Again, legacy current affairs आप इसको कह सकते हैं। कई सालों से ये रादर 2014 या 13 से ही मोनाजाइट सैंड का इशू न्यूज में रहा है कंटिन्यूसली। तो यस, मोनाजाइट कंटेन्स रेयर अर्थ, that is correct. Monazite also contains thorium, this is also correct. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sand, तो नहीं, जनरली आपकी साउथ की जितनी कोस्टल सैंड है और स्पेसिफिकली केरला और तमिलनाडु की जो कोस्टल सैंड्स है उसमें ज्यादातर आपको मोनाजाइट दिखाई देगा, ना कि एंटायर सैंड में। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस 1, 2 एंड 4। सॉरी, अगेन एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर normally occurs in the first half of the month of June, second half of the month of June, first half of the month of July and second half of the month of July. So again 21 जून की ही आपको यहाँ पर बात करनी है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून इज द करेक्ट आंसर। वहीं पर आपको ये लॉन्गेस्ट डे जो है वो दिखाई देगा व्हेन सन इज शाइनिंग ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बात करें कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिजर्वायर्स और स्टेट्स दिए गए हैं। टिपिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन मैपिंग से करे हैं तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश और पूछा गया है मैथो छत्तीसगढ़। सो इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर एरियाज, घाट प्रभा जो है, घाट प्रभा ये आपको कर्नाटका में मिलेगा, इट इज नॉट इन तेलंगाना। गांधी सागर की अगर आप बात करें ये मध्य प्रदेश पे, एक्चुअली ये चंबल रिवर पर बात हो रही है, तो चंबल मध्य प्रदेश में जो रिजर्वायर है दैट इज गांधी सागर, ये करेक्ट है। इंदिरा सागर इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। अगेन इंदिरा सागर जो है नर्मदा रिवर पर आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड नर्मदा रिवर। मैथो बराकर रिवर पर है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। तो इसमें से कितनी पेयर्स आपको पूछी गई है, विच ऑफ द अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड आपको पूछा गया है। तो कितनी करेक्टली मैच नहीं है, तो लगभग 3 जो पेयर्स है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। मान लीजिए अब इसमें आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्टली मैच, तो अगेन गलती होने की गुंजाइश है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सवाल है, बट अगर आपकी जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपने बेसिक से उसको पढ़ा होगा, उसके रोल को समझा होगा, तब जाके आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हाई क्लाउड्स की अगर आप बात करें, हाई क्लाउड जो होते हैं ये बड़े ही थिन क्लाउड्स होते हैं, थिक क्लाउड्स होते नहीं है, ठीक है। और उस कारण से अगर आप देखें इसकी जो रिफ्लेक्शन है सोलर रेडिएशन की वो उतनी नहीं होती। सोलर इनकमिंग रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, बड़े ही इजीली इन थिन क्लाउड से अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। और बात करें लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रा रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। सो अगेन इसको लेके थोड़ा सा डिबेट हो सकता है। अगर आप क्लाउड्स की बात करें, ये जो हाई क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड्स आर नोन फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और लो क्लाउड्स आर नोन फॉर सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्शन। सो उस लॉजिक के साथ हम लोग जाएं तो इसको आप इनकरेक्ट मानकर ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2 ये आंसर दे सकते हैं। बट अगर डिस्प्यूट होता है तो इसका अदर केस में जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। सो देयर कैन बी लाइक बोथ वेज, यू कैन गो टू इट। बात करें एक बाउंसर क्वेश्चन की, उम्मीद यही थी कि आपने इस क्वेश्चन को देखते ही पलट दिया होगा, अगले क्वेश्चन पर आप पहुंच गए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो
एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए खड़ी हो जाएगी। ये सवाल का जवाब आपको तभी आएगा जब आपने एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, या तो फिर आप 15 साल से प्रिपरेशन के पूरे फेज में है, एटलीस्ट 15 नहीं 7 साल की तो आपको प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो इशू है इट वाज समवेयर इन न्यूज इन 2016 और सो। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट है BD is a large refugee settlement in northwestern Kenya. BD is a large refugee settlement, but ये केन्या में नहीं है, actually it is in Uganda. Some people who fled from South Sudan civil war live in BD, ये एक correct statement है, and some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 2 और 3 इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो उस वजह से अगेन कोई लॉजिक नहीं है इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। होपफुली आपने नहीं किया होगा, अदरवाइज आपने निगेटिव मार्किंग कर दी है खुद के लिए। बात करते हैं एक काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन की। नाउ दिस क्वेश्चन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ये टेस्ट कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन को ये टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर पूछा गया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। अगर आप मेंस के क्वेश्चन में देखें, मेंस के क्वेश्चन में भी आपको यही पर कहीं एक क्वेश्चन था। नाउ बात करें सबसे पहले स्टेटमेंट किया कोस्टल स्टेट। अब यहाँ पर स्टेट किसको कहेंगे, जो कंट्री होती है उसकी बात चल रही है, दैट इज अ कोस्टल स्टेट। सो अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेड्थ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सटेंडिंग 12 नॉटिकल माइल्स मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन। ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स और कहाँ से मेजर हम लोग करते हैं, ये बेस लाइन से मेजर करते हैं। अब बेस लाइन का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी देख लीजिएगा ठीक से। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। देन इट इज आस्किंग शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। ये भी सही बात है, टेरिटोरियल सी से राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज तो होता ही होता है। अब तीसरे स्टेटमेंट में अगर आपने बारीकी से इसको नहीं पढ़ा तो आपने डिफाइनेटली मिस्टेक करी है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, राइट। सो यहां पर अगर आप बात करें कि इट इज सेइंग कि फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी इज मेजर, तो जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लीजिए ये बेस लाइन है, यहाँ पर आपका टेरिटोरियल सीज यहाँ पर खत्म होंगे और यहाँ से आगे फिर और थोड़ा सा 12 नॉटिकल माइल जाइएगा तो कंटिन्यूअस वाटर होगा। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो यहाँ से शुरू होगा। दिस 200 नॉटिकल माइल्स वी काउंट एज अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ना कि बेस लाइन से। और यहाँ पर कहा गया कि ये बेस लाइन से काउंट होता है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following statement best reflects the issue with Senkaku Island, sometimes mentioned in news? So यहाँ पर statement it is generally believed that they are artificial islands made by a country around South China Sea. तो South China Sea में हम लोग जानते हैं अब like UPSC was playing modest, इसलिए यहाँ पर चाइना नहीं लिखा और कंट्री लिखा है, बट ये चाइना होना चाहिए। तो सेनकाकू आइलैंड अगर आप देखें, सेनकाकू आइलैंड साउथ चाइना सी में नहीं है। मान लीजिए स्प्रैटली या पैरासेल्स आइलैंड की बात होती तो हम लोग कुछ कंसिडर करते। अब ये चाइना और जापान का मसला है, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन डिस्प्यूट ऑफ सेनकाकू आइलैंड, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी जो स्टेटमेंट्स है ये स्टेटमेंट्स सही नहीं है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन दिस वाज अ बाउंसर, लाइक नहीं आपको इतना पता होगा या इतना रिकलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक चीज आपको इसमें से पता हो, बट उसको रिकलेक्ट करके यहाँ पर पुट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन हो जाता है। पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में कौन सी कंडीशंस बनी हुई है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखिए, चैड सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस ऑफ चाइना, तो अब थोड़ा सा अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझे, चाइना इज सेटिंग इट्स मिलिट्री बेसिस मोस्टली ऑन कोस्टल साइड। अगर आप चैड की लोकेशन देखें तो चैड इज नॉट ऑन कोस्टल साइड्स। चैड जो लोकेटेड है, चैड ये सेंट्रली आपको उसका कॉन्टिनेंटल लोकेशन दिखाई देगा। सो पहला स्टेटमेंट जो है इट इज इनकरेक्ट। गिनी सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, ये करेक्ट है। लेबनान जाना जाता है सीवियर प्रोलॉन्ग्ड एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से, कई बार आप देखिएगा न्यूज़ में बना होता है। और टूनिशिया जो कि अगेन अरब स्प्रिंग का आउटकम आपने वहाँ पर देखा था डेमोक्रेसी के रूप में,
तो वहां पर सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट की सिचुएशन बनी हुई है। तो सी ओनली 3 पेयर्स जो है ये करेक्टली मैच्ड है, और ये जो पहला था इट इज इनकरेक्टली मैच्ड, सो दैट वाज द आंसर। बात करते हैं, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको मैप्स सही से पता होंगे, करंट अफेयर्स ठीक ठाक आपने रीड करे हैं, तो आप इसको काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें एनातोलिया की, एनातोलिया तुर्की में है, पहला स्टेटमेंट सही है। एम्हारा जो आपका तिग्रे का इशू हुआ था इथियोपिया में, उस कारण से ये न्यूज में था, तो ये भी सही है। देन देर इज दिस कैबो डेलगाडो विच इज बीइंग सेड कि ये स्पेन में है, तो ये स्पेन में नहीं है, ये भी न्यूज में रहा है। मोजाम्बिक में आपको ये कैबो डेलगाडो दिखाई देगा। एंड कैटेलोनिया, कैटेलोनिया इज नॉट इन इटली, इट इज इन स्पेन। तो 2 पेयर्स जो है वो करेक्ट है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, 2 पेयर्स आर इनकरेक्ट, सो दैट वाज द आंसर। तो ये रहे आज के पेपर में से जितने भी जियोग्राफी और एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे उसके हमने आंसर्स देखे। किसी एक सेशन में विल ट्राई कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्या उसमें डिटेल्स आपको देखनी थी, और आने वाले अटेम्प्ट के लिए, दैट इज 2023 के अटेम्प्ट के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी भी बात करेंगे, बट दैट इज इन नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, और उम्मीद करिए कि आपका प्रीलिम्स जो है वो निकल जाए, और प्रीलिम्स निकले ना निकले, इन एनी कंडीशन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मे बी आपका अगला दिन जो है 1 दिन ब्रेक ले लीजिए, 2 दिन ब्रेक ले लीजिए, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू आर परफॉर्मिंग एट प्रीलिम्स, तो आप अपनी मेंस की तैयारी जो है उसको शुरू कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू देन, हैव अ गुड टाइम।